नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। कहा जीडीपी में गिरावट और रोजाना कोविड के सबसे ज्यादा केस, लेकिन सरकार के लिए सब चंगासी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सिंधिया के लिए मध्य प्रदेश में जबरदस्त चुनौती, बड़ा झटका भाजपा को लग सकता है और चुनाव प्रचार में सिंधिया को जबरदस्त मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह विरोध ने बढ़ा दी है भाजपा की टेंशन, जिसके बाद मध्य प्रदेश उपचुनाव के बाद भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शिवसेना का कंगना रनौत पर हमला। सामना में लिखा कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि देश की गोदी मीडिया कंगना की गुलामी के चक्कर में देश के साथ गद्दारी कर रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राहुल गांधी का तंज, जीडीपी में गिरावट, रोजाना कोविड के सबसे ज्यादा केस, लेकिन सरकार के लिए सब चंगासी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने की तैयारी को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों, अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट और रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार की कोरोना वायरस के खिलाफ सुनियोजित लड़ाई ने भारत को रसातल पर ढकेल दिया है। राहुल गांधी ने शनिवार को अपने ट्वीट में लिखा, कोविड के खिलाफ मोदी सरकार की सुनियोजित लड़ाई ने भारत को रसातल में पहुंचा दिया है। जीडीपी में ऐतिहासिक 24% की गिरावट, 12 करोड़ नौकरियां चली गई, 15.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंसा कर्ज, दुनिया भर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, लेकिन भारत सरकार और मीडिया के लिए सब चंगासी। इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार चीन को हमारी जमीन से बाहर निकालने की जिम्मेदारी लेने से बच रही है। राहुल ने ट्वीट किया, चीन के साथ बातचीत केवल मार्च 2020 की यथास्थिति बहाल करने के बारे में होना चाहिए। पीएम और भारत सरकार ने चीन को हमारी जमीन से बाहर निकालने की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा अन्य बात बेकार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया के लिए चुनौती बना चुनाव प्रचार, जगह जगह विरोध ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में इन दिनों उपचुनाव को लेकर मैदान में जुटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर चंबल अंचल में दौरे के दौरान बार बार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के बड़े नेताओं के साथ ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, क्योंकि दल बदल के बाद अपने गढ़ में उनका पहला दौरा है, तो उनसे नाराज कार्यकर्ता जगह जगह विरोध कर रहे हैं। आलम यह है कि कहीं कहीं तो सिंधिया को भाषण बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। उपचुनाव से पहले इस भारी विरोध के चलते हाईकमान के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगी है। आज शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा सुमावली और मुरैना में दौरे का दौरान भी ऐसा ही विरोध देखने को मिला, जहां सिंधिया मुरैना के स्थानीय कार्यक्रम में 73 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और करीब 194 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण करने पहुंचे। उनके साथ राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी थे, लेकिन इसके पहले कांग्रेसियों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध करना शुरू कर दिया और सड़कों पर काले झंडे दिखाकर रैली निकाली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का कंगना पर हमला, सामना में लिखा पानी में रहकर मगर से बैर। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। शिवसेना एक और जहां कंगना रनौत पर एक्शन के मूड में दिख रही है, तो वहीं कंगना भी आर पार की लड़ाई में मूड में दिख रही हैं। कंगना के साथ चल रहे विवाद के बीच शिवसेना ने अब मुखपत्र सामना के जरिए उन पर हमला बोला है। सामना के संपादकीय में विवाद माफियाओं का पेट दर्द शीर्षक के जरिए मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से करने पर कंगना रनौत पर कटाक्ष करने की कोशिश की गई है। लेख में कहा गया है कि मुंबई में रहकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाना उसी तरह है जैसे पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना। सामना में कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए लिखा गया है कि मुंबई पाक अधिकृत कश्मीर है कि नहीं, यह विवाद जिसने पैदा किया उसी को मुबारक। लेख में लिखा गया है कि मुंबई में अक्सर इस तरह के विवाद आते रहते हैं, लेकिन मुंबई इन विवाद माफियाओं का फिक्र नहीं करता है। मुंबई हमेशा से महाराष्ट्र की राजधानी के रूप में ही प्रतिष्ठित है। लेख में बताया गया है कि शिवसेना प्रमुख हमेशा से घोषित तौर पर कहते थे कि देश एक है और अखंड है। लेख के जरिए कई सवालों पर भी कटाक्ष किया गया है। लेख में कहा गया है कि राष्ट्रीय एकता तो है ही, लेकिन राष्ट्रीय एकता का ये तुनतुना हमेशा मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में ही क्यों बजाया जाता है। राष्ट्रीय एकता की ये बातें अन्य राज्यों के बारे में क्यों नहीं कही जाती है। जो कोई थी आता है वही महाराष्ट्र की राष्ट्रीय एकता के बारे में सिखाने लगता है।
कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले ही शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए उन पर हमला बोला था। इस दौरान कंगना रनौत को बेईमान, देशद्रोही कहा गया था। सामना के लेख में कंगना रनौत का मानसिक विकृत बताया गया था और मोदी सरकार को देशद्रोही को सुरक्षा देने की बात कही गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संगठन को मजबूत करने में जुटी प्रियंका, नई योजना के साथ पदाधिकारियों के क्षेत्रों में कटौती की तैयारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इसके लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं ताकि कांग्रेस के वोट बैंक को दोबारा से खड़ा किया जा सके। पार्टी ने पहले ही उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटकर 2 उपाध्यक्षों पर संगठन की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी प्रदेश को 2 से ज्यादा हिस्सों में बांटने की रणनीति पर काम कर रही हैं। प्रदेश में कांग्रेस की पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक बनाई जा सके, इसके लिए प्रियंका गांधी ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसके तहत प्रदेश के उपाध्यक्षों, महासचिवों और सचिवों का प्रभार आधा करने की तैयारी है। दरअसल प्रियंका गांधी का मानना है कि कांग्रेसियों को छोटे फील्ड में बड़ी पारियां खेलने का टारगेट सौंपा जाए, इससे नतीजे भी बेहतर आने की उम्मीद है। कांग्रेस उपाध्यक्षों, महासचिवों और सचिवों का प्रभार आधा करने से मतलब ये है कि उनके काम करने का दायरा कम कर दिया जाए। इसके पीछे का तर्क ये है कि जब पदाधिकारियों के क्षेत्रों को कम कर दिया जाएगा तो वह अपनी पूरी ताकत उन क्षेत्रों को मजबूत करने में लगाएंगे, जिससे परिणाम भी बेहतर मिलने की संभावना रहेगी। कांग्रेस की मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक यूपी को 2 हिस्सों में बांटा गया है, पूर्वी और पश्चिमी यूपी। पूर्वी यूपी के लगभग 40 जिले का जिम्मा पूर्व विधायक पंकज मलिक देख रहे हैं। महासचिवों पर 9 से 12 जिलों की और सचिवों को 4-4 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव संगठन को बेहतर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वह अपने इलाकों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज से हर लाइन पर मिलेगी मेट्रो, आखिरी गाड़ी रात 11 बजे। जी हां दोस्तों, दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन शुरू होने के साथ ही आज से मेट्रो सभी लाइनों पर दौड़ने लगी। कोरोना काल में पहली बार मेट्रो चलने का समय आम दिनों सा हो गया है। हर लाइन पर पहली मेट्रो सुबह 6 बजे मिली, जबकि आखिरी मेट्रो का समय रात 11 बजे का है। खास बात यह है कि सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक नॉन पीक आवर्स में भी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी पीक आवर्स जैसी होगी। उधर शुक्रवार को मेजेंटा और ग्रे लाइन पर सेवा शुरू हो गई है। 9 लाइनों पर मेट्रो के शुरू होने के बाद पहली बार यात्रियों की संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंची। डीएमआरसी को उम्मीद है कि समय बढ़ने से धीरे धीरे मेट्रो में सफर करने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। शुक्रवार को सबसे ज्यादा यात्री येलो लाइन पर सवार हुए, इनकी संख्या 41,689 रही। दूसरी तरफ ग्रे लाइन पर सबसे कम 514 यात्रियों ने सफर किया। 9 लाइनों शाम 7:30 बजे तक सफर करने वालों की संख्या 1,28,886 रही। संक्रमण को देखते हुए बचाव के लिए सभी स्टेशनों पर शुक्रवार को आरोग्य सेतु ऐप रखने के लिए यात्रियों को प्रोत्साहित किया गया। सुरक्षाकर्मी यात्रियों से प्रवेश के दौरान ऐप के बारे में पूछते नजर आए। कई स्टेशनों पर स्मार्ट कार्ड के रिचार्ज और एग्जिट के दौरान परेशानी हुई। कई जगह तो अधिक वक्त की यात्रा करने वाले यात्रियों से कैशलेस ट्रांजैक्शन में भी परेशानी आई। यात्रियों को इसके लिए इंतजार भी करना पड़ा। करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव को 9 अक्टूबर को मिलेगी जमानत। बिहार चुनाव के पहले आ सकते हैं जेल से बाहर। जी हां दोस्तों, चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आज रांची हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बेल के लिए लालू यादव को फिलहाल 9 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। दरअसल सजा की आधी अवधि को आधार बनाकर जमानत अर्जी दायर की गई है, लेकिन अदालत के मुताबिक आधी अवधि पूरी होने में फिलहाल 26 दिन कम समय है। लालू यादव जब 26 दिन गुजार लेंगे तो उन्हें जमानत दे दी जाएगी। लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने जानकारी दी है कि नवंबर के बाद वो जेल से बाहर आ सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव की जमानत की अर्जी काफी अहम है मानी जा रही है। इससे पहले उन्हें चारा घोटाले के 3 मामलों में जमानत दी गई थी। फिलहाल लालू यादव का रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं। पहले वो रिम्स के पेइंग वार्ड में रहते थे, लेकिन अब कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उन्हें डायरेक्टर बंगले में रखा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, पप्पू यादव ने पीएम मोदी, सीएम नीतीश पर जमकर साधा निशाना, पूछे कई सवाल। जी हां दोस्तों, पूर्व सांसद और जाप अध्यक्ष पप्पू यादव नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी से भी सवाल करते हुए कहा है कि उन्हें बताना चाहिए कि बिहार के 1.25 लाख करोड़ के विशेष पैकेज का क्या हुआ है। बीजेपी सरकार को बताना चाहिए यह पैसा कब आया, आज तक पैसा मिला ही नहीं है। यह मैं नहीं, वित्त मंत्रालय बता रहा है। साथ ही एनडीए से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोध
गोद बाढ़, सुखाड़, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? अडानी और अंबानी से लोकल का भौकाल बनेगा। देश में आज की तारीख में सबसे अधिक राशि विज्ञापन पर खर्च की जा रही है। वहीं पटना, भागलपुर, गया जो स्मार्ट सिटी में तब्दील होने वाले थे, उनका क्या हुआ? पीएम मोदी को चुनौती देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में गोद लिए हुए गांव में ही 4 काम हुआ तो बताएं, सबको सच्चाई पता है। वहीं नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉल्फिन की बात करते हैं। बिहार को केंद्र सरकार ने जीएसटी की राशि तक नहीं दी है, बिहार को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? नीतीश कुमार आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो जॉर्ज फर्नांडिस तक को भूल गए हैं। जॉर्ज को भूलकर दूसरे की तस्वीर पटना में लगवा रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। विधायक आशा सिन्हा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही खोल दिया मोर्चा, दानापुर से उम्मीदवार बदलने की मांग। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के पहले सिटिंग विधायकों को लेकर उनके ही कुनबे में नाराजगी ही दिखने को मिल रही है। दानापुर से बीजेपी विधायक आशा सिन्हा को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है। आशा सिन्हा लगातार दानापुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। इसी नाराजगी का असर है कि विधायक के खिलाफ आज बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने खुलकर विरोध प्रदर्शन किया। सगुना मोड़ पर इकट्ठा हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विधायक आशा सिन्हा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन पर क्षेत्र का विकास नहीं करने का आरोप लगाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि दानापुर से इस बार पार्टी का उम्मीदवार बदला जाए। स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि अगर पार्टी आशा सिन्हा को टिकट देती है तो ऐसे में वह अपने ही बीते किसी योग्य उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे। आम लोगों और कार्यकर्ताओं से दूर रहने वाले विधायकों के खिलाफ नेता और कार्यकर्ता से लेकर ग्रामीण इन दिनों बिहार में मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले जनता से दूर रहने वाले ये कई दलों के विधायक अब ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं, लेकिन पहले से नाराज ग्रामीणों को अब मौका मिल गया है। ऐसे में विधायकों को गांव से भगाने से लेकर दौड़ा रहे हैं। सैकड़ों लोगों के बीच इन दिनों कई दलों के विधायकों के लोग सवाल जवाब कर रहे हैं और उनसे 5 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में मंगल पांडे के आवास पर परीक्षाएं समय पर आयोजित करवाने की मांग पर जीएनएम के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर स्टूडेंट यूनियन ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम के विभिन्न छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। बताया जाता है कि जीएनएम के छात्र छात्राएं अपनी अंतिम साल की परीक्षा को समय पर आयोजित करवाने की मांग कर रही हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से प्रदर्शनकारी सभी छात्र छात्राएं परीक्षा का परिणाम भी जल्द ही घोषित किए जाने की मांग रख रहे हैं। जीएनएम के छात्र छात्राओं का कहना है कि यदि ये सभी मांगे हमारी पूरी हो जाती हैं तो सभी छात्र छात्राएं बिहार में स्वास्थ्य विभाग में निकलने वाली 4000 के पदों पर रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे, ताकि हमारे भविष्य की आगे की तैयारियों में कोई अड़चन सामने न आए। याद रहे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीते दिनों सूबे में राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग में नई भर्तियां किए जाने की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग में जल्द 4000 चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे। वहीं उन्होंने इसके बाद राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में भी परिवर्तन आ जाने की बात कही थी। करते हैं अगली खबर की तरफ। एसएससी की परीक्षा को लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र से कहा, युवाओं की बात सुनिए सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं कैलेंडर के आधार पर निर्धारित कर तय अवधि में पूरा करने की मांग कर रहे युवाओं की बात सरकार को सुननी चाहिए। छात्रों ने दिए सुझाव। उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर सोशल मीडिया में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस हैशटैग से चल रहे अभियान के तहत ट्वीट किया। एसएससी की परीक्षा देने वाले छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया, सभी चरणों और अंतिम परिणाम को कैलेंडर के आधार पर निर्धारित कर तय अवधि में पूरा करने सहित कई अच्छे सुझाव दिए हैं। उनके रचनात्मक तरीकों से अपनी बात कह रहे युवाओं को हमारा समर्थन है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा, सरकार को भी युवाओं की बात सुननी चाहिए। इससे पहले कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस ने गुरुवार को रोजगार के मुद्दे पर सोशल मीडिया में स्पीक अप फॉर जॉब्स अभियान चलाया था। करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा प्रधानमंत्री मोदी चीन को हमारी जमीन से बाहर निकालने की जिम्मेदारी से इनकार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम और भारत सरकार ने चीन को हमारी जमीन से बाहर निकालने के लिए जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, चीन से सिर्फ मार्च 2020 वाली यथास्थिति की बहाली की चर्चा होनी चाहिए। पीएम और भारत सरकार चीन को हमारी जमीन से बाहर निकालने के लिए जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं, बाकी सभी चर्चा बेकार है। इससे पहले भी राहुल ने सरकार पर सवालिया लहजे में निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया
चीन ने हमारी जमीन ले ली है। भारत सरकार इस कब वापस लेने की योजना बना रही है या फिर इसे एक्ट ऑफ गॉड बताकर छोड़ा जा रहा है। बता दें कि भारत और चीन के बीच बीते दिनों में कई चर्चाएं बैठक हुई हैं। गुरुवार को रूस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच चर्चा हुई। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी के रक्षा मंत्री के बीच भी बैठक हो चुकी है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की बातचीत हुई है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों, अर्थव्यवस्था, युवाओं को रोजगार और सीमा पर तनाव को लेकर लगातार मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। राहुल गांधी अर्थव्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे को लेकर एक वीडियो सीरीज शुरू की थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बड़ा आरोप, मुट्ठी भर कंपनियों के हाथ खेती के पूरे तंत्र को बेचना चाह रही भाजपा सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार मुट्ठी भर कंपनियों के हाथ खेती के पूरे तंत्र को बेच देना चाह रही है। इसलिए एक साजिश के तहत कोरोना महामारी के बीचों बीच 3 काले कानून अध्यादेशों माध्यम से लाए गए ताकि किसान, आड़ती, मजदूर का गठजोड़ खत्म हो तथा पूरा कृषि तंत्र ही गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया जाए। इसके पहले भी उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि मोदी खट्टर सरकारों को किसान, आड़ती, मजदूर की ड्योढ़ी पर घुटने टिकवाकर हम दम लेंगे और खेती विरोधी तीनों काले कानूनों के खिलाफ संसद के अंदर व बाहर निर्णायक जंग लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि खेती और मंडी विरोधी भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प ही एकमात्र ध्येय है। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि भाजपा ने देश और हरियाणा में किसानों का नाम लेकर सरकार बनाई। अब भाजपा जजपा किसानों का खून बहा रही है। ये सरकार के कफन में कील साबित होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गिरफ्तारी देने के लिए केंद्रीय जेल गुरदासपुर के बाहर पहुंचे किसान। जी हां दोस्तों, गिरफ्तारी देने के लिए किसानों का एक दल गिरफ्तारी देने के लिए केंद्रीय जेल गुरदासपुर में पहुंचा तथा रोष प्रदर्शन किया। संघर्ष कर रहे किसान संघर्ष कमेटी की ओर से गुरप्रीत सिंह, रणबीर सिंह डुग्गरी, गुरप्रताप सिंह, कुलबीर सिंह कहलो के नेतृत्व में केंद्रीय जेल के बाहर धरना दिया गया। धरने को संबोधित करते हुए संगठन के प्रांतीय नेता सविंदर सिंह, रचपाल सिंह, सोहन सिंह, हरविंदर सिंह ने कहा कि खेती ऑर्डिनेंस के खिलाफ 4 दिन से जेल भरो मोर्चा डीसी कार्यालय के समक्ष चल रहा था। किसान रोज गिरफ्तारी देने के लिए अपने जत्थे पेश करते, मगर केंद्र की मोदी सरकार व पंजाब की कैप्टन सरकार ने किसानों को गिरफ्तार करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास जेलों में रखने की जगह नहीं है तो किसान मजदूरों के लिए अस्थायी जेल तैयार की जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया की सभा में हंगामा, जमकर नारेबाजी, भाषण रोक मंच से नीचे उतरे और भीड़ में जाकर लिया ज्ञापन। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने भी चुनावों को देखते हुए मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के चलते शिवपुरी में शुक्रवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान जैसे ही सिंधिया मंच पर चढ़े, ओबीसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच सिंधिया ने अपना भाषण शुरू कर दिया था, लेकिन नारेबाजी बढ़ने के साथ ही उन्हें बीच में रोकना पड़ा। दरअसल ओबीसी के कार्यकर्ता 27% आरक्षण की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महामारी के बीच यूपी में कोरोना किट घोटाला, तय कीमत से 5 गुना ज्यादा दामों पर खरीदने के आरोप। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस जैसी महामारी की मुसीबत के बीच उत्तर प्रदेश में अब कोविड किट घोटाला हो गया है, जब 45 लाख से ज्यादा लोग इसके शिकार हो गए हैं और करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, करोड़ों के काम बंद हो गए। इस बीमारी के घर घर सर्वे के लिए सरकार ने कोरोना के सर्वे के लिए 2 पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर खरीदने के आदेश दिए। उससे जिलों में तय कीमत से 5 गुना ज्यादा दाम पर खरीद लिया गया। ये आरोप खुद बीजेपी के विधायक और पदाधिकारी लगा रहे हैं। घोटाले में 2 अफसर सस्पेंड किए गए हैं और सरकार ने अब इस पर एसआईटी की जांच बिठा दी है। सुल्तानपुर से बीजेपी विधायक देवमणि त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखकर इस संबंध में शिकायत की थी। त्रिवेदी ने एनडीटीवी से कहा, यहाँ का और इस बहाने से और जिलों में या पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर यह हुआ होगा, जहाँ पर ज्यादा अमाउंट का डोंगर लगा है, उस सबको फिर से रिफंड होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारी सरकार ही घोटालों और गुंडागर्दी के खिलाफ आई है। वहीं मामले में भ्रष्टाचार का आरोप झेल रही सुल्तानपुर की डीएम श्री इंदुमती ने अपने बचाव में कहा है कि मुझ पर लगे आरोप गलत हैं और माननीय विधायक ने ना ही मुझसे कभी बात की, ना ही मेरे सीडीओ से तथ्यों की जांच की गई। ये इतना बड़ा आरोप है, वे भी सीधे सीधे जिला प्रशासन की छवि खराब करने के उद्देश्य से किया गया लग रहा है। करते हैं अगली खबर की तरफ। कंगना रनौत की कम नहीं हो रही मुश्किलें, मुंबई पुलिस ने शुरू की ड्रग्स कनेक्शन की जांच। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में मुखर रहने वाली कंगना रनौत की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पहले शिवसेना शासित बीएमसी ने कंगना के दफ्तर को ध्वस्त किया और अब मुंबई पुलिस ने कंगना के खिलाफ ड्रग्स कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुंबई पुलिस को जाँच के आदेश की कॉपी मिल गई है और अब मुंबई पुलिस ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि अब तक इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं आ पाई है कि मुंबई पुलिस ने इसके लिए
कोई स्पेशल टीम बनाई है या फिर मामला नारकोटिक्स विभाग को दिया है। बता दें कि बीते दिनों महाराष्ट्र के गृह मंत्री अमित देशमुख ने अध्ययन सुमन के उस पुराने इंटरव्यू के आधार पर मुंबई पुलिस से जांच कराने की बात कही थी, जिसमें उन्होंने कंगना रनौत पर ड्रग्स लेने के आरोप लगाए थे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था, विधायक सुनील प्रभु और प्रताप सरनाइक की अपील पर मैंने विधानसभा में जवाब दिया और कहा कि कंगना रनौत के अध्ययन सुमन के साथ रिश्ते थे, जिसने एक इंटरव्यू में कहा कि वह ड्रग्स लेती हैं और उन्हें भी इसके लिए मजबूर किया। मुंबई पुलिस इसकी जांच करेगी। हालांकि गृह मंत्री का इस बयान पर कंगना ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी थी और कहा था, प्लीज मेरा ड्रग टेस्ट कीजिए, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कीजिए। अगर आपको ड्रग्स पेडलर्स को लेकर मुझसे कोई भी लिंक्स मिलता है तो मैं अपनी गलती मान लूंगी और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। आपसे मिलने के लिए इच्छुक हूं। गौरतलब है कि कंगना रनौत ने हाल ही में मुंबई की तुलना पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से की थी, जिस पर सत्तारूढ़ शिवसेना ने नाराजगी जताई थी। शिवसेना नेता संजय राउत और कंगना के बीच काफी बयानबाजी हुई। कंगना ने कहा कि संजय राउत ने उन्हें मुंबई नहीं आने की धमकी दी थी। इसके बाद कंगना केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराई गई वाई श्रेणी की सुरक्षा में मुंबई आई, मगर उनके पहुंचने से पहले बीएमसी ने उनके दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी ने कार्रवाई पर रोक लगा दी और अब कंगना इस मामले में मुआवजे की मांग कर रही हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।